ये हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके अंदर सबसे पहले 2-3 बच्चों वाली बातें होती है। जैसे पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन समझते होगे, छोटे बच्चे समझते हैं इसको। ऐसा मोशन जो सर्टेन टाइम के बाद रिपीट हो रहा हो उसको पीरियोडिक बोलते हैं। कोई भी, जैसे सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, पीरियोडिक। तुम कहीं से चल के कहीं पे जाते हो, रोज़ वही काम करते हो, पीरियोडिक। तुम यहाँ से घर जाओ, घर से इतने ही समय में वापस आ जाओ, रोज़ रोज़ ऐसा ही करो, लगातार करते रहो, पीरियोडिक है। तो पहले तो मोशन का पीरियोडिक होना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या है कि विशेष टेंशन लेने वाली बात इसमें है नहीं पीरियोडिक मोशन में। उसके बाद से एक आता है ऑसिलेशन। 2-3 कॉन्सेप्ट तुमको समझाता हूँ, उसके बाद आगे की बात करते हैं। जैसे डेफिनेशन लिखाऊँ पीरियोडिक का, अच्छा नहीं लगेगा यार? हाँ, अब मेरे पास एक सिचुएशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। एक टू एंड फ्रो मोशन होता है, समझते हो? टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेटरी टाइप का जो स्टाइल होता है वो। मीन पोजीशन, और हमारे पास इसको थोड़ा सा सोचना है। डायरेक्ट चलते हैं टू द पॉइंट। अगर बात करें हम, अगर मीन पोजीशन की बात करते हैं कि ये मीन पोजीशन क्या है, किसी भी चीज़ का मीन पोजीशन क्या हो सकता है? मीन पोजीशन वो पॉइंट होता है जहाँ पे एफ नेट हमारा 0 लग रहा होता है, उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। जैसे ये अगर किसी ने कहा कि ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे रख दिया हमने, और इस स्प्रिंग को ऐसे टेबल पे रखा हुआ है, ना हमने यहाँ से इसको स्ट्रेच किया है ना ही कंप्रेस किया है, तो ये पोजीशन जो है यहाँ पे जहाँ पे इसको रख के छोड़ दिया। अच्छा, अब नेट फोर्स अगर कहीं 0 लग रहा है तो मीन पोजीशन, कहीं पे नेट फोर्स, इसको लिखना पड़ेगा आपको। लिखो मीन पोजीशन का मतलब, लिखे मीन पोजीशन का मतलब, जहाँ नेट फोर्स 0 लगे वहाँ उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। जहाँ नेट फोर्स 0 लगे उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। अब ऐसे इस पर कहाँ कैसे लग रहा है नेट फोर्स 0? देखो, अब स्प्रिंग यहाँ पे रखा रहेगा तो नीचे क्या लग रहा होगा इसका mg, और ऊपर लग रहा होगा इसका नॉर्मल। बाकी कोई फोर्स अभी नहीं लग रहा है क्योंकि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है। अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग, तो ठीक है। अब कोई आए और कहे कि मैं इस स्प्रिंग को थोड़ा सा यहाँ से खींचना चाहता हूँ। जब वो स्प्रिंग को यहाँ से खींचेगा और यहाँ तक जाएगा, और उसने अगर इसको खींच के छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो उस कंडीशन में, जैसे देखो पहले स्प्रिंग की कंडीशन यहाँ पे थी, अभी इसने इसको खींच के इसको छोड़ दिया, तो अब ज़रा देखना, ये फोर्स स्प्रिंग अपने आप को पीछे लाना चाहेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। मतलब ये फोर्स जो लगाएगा वो मीन पोजीशन के तरफ लगाएगा। ये जो फोर्स लगा है स्प्रिंग वाला, ध्यान से देखना है, ये लगा है टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर बार फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नेक्स्ट कोई पर्सन आता है और उसने इस स्प्रिंग को, ये उसका नेचुरल लेंथ था, उसने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया ज़बरदस्ती, और ऐसे कंप्रेस करके, और तब वो उसने इसको छोड़ा, तब भी स्प्रिंग को तुमने दबा दिया है, तब भी स्प्रिंग वापस से फोर्स लगाएगी। और उस फोर्स की खासियत देखो, ये अब भी ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। अब भी ये फोर्स जो है ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस करें, और अगर उसने फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगा दिया, मतलब वहाँ पे SHM जैसी बात होनी। SHM का नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन है, मतलब ये हार्मोनिक का सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें पावर 1 आता है। अभी देखना, अभी धीरे धीरे मतलब डिस्प्लेसमेंट तुमने करा है, डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते रहो, इसमें तुमको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमने फोर्स जो लगाया है वो सिर्फ और सिर्फ मीन पोजीशन के तरफ लगा है। फोर्स आगे पीछे लगता है ये कहना बेकार है। कहते हैं कि हम डिस्प्लेस करेंगे फोर्स ऐसे आगे पीछे, इस तरीके की बात बेकार है। फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगता है, ये बात कहने की ज़रूरत है। जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होता है तो कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं होता। जब तुम उसको डिस्प्लेस करते हो, या तो कंप्रेस करो या फिर इलोंगेट करो, तभी फोर्स स्प्रिंग फोर्स लगने शुरू होते हैं। और स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है अपने शेप को रिगेन करने की, इसीलिए हमेशा वो जो फोर्स लगाएगा वापस वो हमेशा मीन पोजीशन के तरफ लगाएगा, मीन पोजीशन के तरफ। यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। एक पेंडुलम का केस पड़ा हुआ है, पेंडुलम वाले को भी तुम समझ सकते हो। पेंडुलम वाले में क्या होता है, तुमने यहाँ पे इसको अगर लटका के छोड़ दिया होता तो यहाँ पे सोचो नीचे क्या लग रहा होता इसका mg, और ऊपर में इसका लग रहा होता टेंशन। कोई कहे कि नहीं मैं तो इसको डिस्प्लेस करूँगा, और उसने यहाँ से इसको इस एंगल पे यहाँ पे लेके चला गया। मान लो उसने इसको इस एंगल पे ऐसे पहुँचाया,
यहाँ पे जाते के साथ अगर ये एंगल मेरा थीटा होता है तो नीचे का ये एंगल जो नीचे ये फोर्स लगेगा mg, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो तो ये थीटा है, तो ठीक एग्जैक्टली ये एंगल भी हमारा थीटा होगा और mg का कंपोनेंट करोगे तो ये रहेगा तुम्हारा mg का cos थीटा। कॉरस्पॉन्डिंग मीन पोजीशन की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो आया मेरा mg sin थीटा। इस mg sin थीटा के कारण बॉडी अपने मीन पोजीशन की तरफ लौटती है। t, ये टेंशन जो है, ये टेंशन यहाँ पे है, तो t को बैलेंस करने का काम mg cos थीटा कर रहा है। तो यहाँ पे भी अब देखो, चूंकि इस लाइन में तो टेंशन से mg cos थीटा बैलेंस्ड है, इस लाइन में mg cos थीटा और टेंशन बैलेंस है। अब mg बचा ही नहीं क्योंकि इसके दो टुकड़े बन गए हैं, mg cos थीटा, mg sin थीटा। उसमें से एक को टेंशन ने बैलेंस कर लिया, बचा कौन? mg sin थीटा। अब वो लग कहाँ रहा है? मीन पोजीशन की तरफ। तो यहाँ भी जो हमारा फोर्स है, नेट फोर्स, वो मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। तो इन मोशन में खासियत देखो, इन दोनों तरह के जो मोशन हो रहे हैं इसमें नेट फोर्स जो लग रहा है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। नेट फोर्स यहाँ पे थे, mg के दो कंपोनेंट हैं, ऊपर से टेंशन है, एक कंपोनेंट को टेंशन ने बैलेंस कर लिया तो ऐसे ही खत्म है, और दूसरा जो बचा वो है mg sin थीटा। अच्छा, अगर ये एग्जैक्टली यहाँ पे भी जाएगा तब भी वही कहानी होगी। यहाँ पे भी जब भी पहुँचेगा तब भी यहाँ से पहुँचने के बाद एक फोर्स इधर लगेगा और वो भी mg sin थीटा है। यानी कि हमेशा इसमें नेट फोर्स जो है वो लग रहा है इसके मीन पोजीशन की तरफ। और हाँ, यही मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन की डेफिनेशन अपने को समझ में आनी चाहिए। मीन पोजीशन का मतलब होता है कि वहाँ पे नेट फोर्स का जीरो होना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ठीक है, अब SHM का क्या है मतलब, वो हमको समझ में आना चाहिए। SHM का मतलब क्या है? SHM सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन है, हार्मोनिक का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन है। इसमें तुमने डिस्प्लेस किया था आगे, तुमने डिस्प्लेस किया था आगे, लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है? पीछे की तरफ। आगे पीछे तो हम बोल के समझ रहे हैं इस बात को। अब हमने इधर डिस्प्लेस किया है, इधर दबाया है, तो फोर्स कहाँ लगा? अगेंस्ट। मतलब हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो साइन यूज़ करेंगे वो नेगेटिव यूज़ करेंगे, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि F प्रोपोर्शनल और यहाँ पे -x लिखा रहता है। F प्रोपोर्शनल -x लिखा रहता है। ये कभी कभी लिखने को मिलता है, कभी कभी सवाल इसमें आता है। ये F प्रोपोर्शनल -x है, इसके ऊपर बात हो जाती है। तो x का पावर देख लो कितना है, 1, सिंपलेस्ट पावर है। तो x का पावर अब नहीं भी लिखूंगा तब भी इसके पावर में क्या है, 1। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक, सबसे आसान है। कभी कभी मैथमेटिकल बात की जाती है, तो मैथमेटिकली अब इसका डेफिनेशन भी आता है, इस पर खूब सारे सवाल है। एक तुम कुछ टाइम के बाद, अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद तुमको जब 4, 5, 6 लेक्चर हो जाए, अंतिम वाला जो लेक्चर है उसमें तुमको एक यूट्यूब पे एक कोई प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो तुमको बार बार 10 बार देखना पड़ेगा कि कैसे SHM को हम इक्वेशन से पहचान सकते हैं। वो एक जटिल पोर्शन होता है और बहुत डिटेल में उस पर लिखा हुआ है, उसको तुम बार बार देखना, उससे खूब सारी प्रैक्टिस होगी। अभी नहीं, अभी जब ये ख़त्म हो रहा होगा तब लिखो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ SHM। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ SHM, तो उसको कहा जाता है d2x/dt²। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हाँ, है ना, इसका मतलब एक्सेलरेशन है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास x कोई टाइम का फंक्शन रहा होगा, उसको तुमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया। x कोई टाइम का फंक्शन है, उसको तुमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, और साथ में कहा जाता है ω²x। और ये फंक्शन अगर कहीं तुमको दिख रहा है इस स्टाइल में, और ये अगर लिख के अगर ये टर्म अगर 0 हो जाता है, तब वो SHM की पहचान है। ठीक है, और इस पे सवाल खूब सारे मिलेंगे। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसको हमने =0 कर लिया, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। छुप के देखो तो क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन = -ω²x, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x। इसी का भाई है कि नहीं? फोर्स के अंदर मास इनटू एक्सेलरेशन है, ये भी वही लिखा हुआ है। अगर तुम आराम से देखोगे तो यहाँ पे भी x का पावर देखो 1 लिखा हुआ है कि नहीं? और ओमेगा तो किसी पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए गिवन नहीं होगा, तो हम यहाँ से भी, ये दोनों एक ही चीज़ है, बस अंतर लग रहा है थोड़ा सा। F = ma होता है, F = ma होता है। a का मतलब क्या होता है कि x को 2 बार डिफ्रेंशिएट करा हुआ है, और उसके बाद वो कहा प्रोपोर्शनल टू x। अच्छा, उसके साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ओमेगा। अभी कुछ टाइम के बाद तुम देखना, अब जब यहाँ पे k और ओमेगा के बीच रिलेशन निकल के आता है। अभी फिलहाल हमारा टारगेट आज का अलग है। हमारा टारगेट तो बस हमने इसका एक इंट्रो देखा है। आज का टारगेट है हमारा पूरा का पूरा फेजर को समर्पित।
आज हम पहले फेजर सीखेंगे। ये तो एक बेसिक बात थी जो अपने को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम समझ जाएंगे। अभी तक की बातों का कंक्लूजन ये है कि हम पढ़ना चाहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका नाम सिंपल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमेशा देखना x का पावर 1 रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक। अच्छा, इसमें हमेशा फोर्स और x के बीच में, कभी यहाँ फोर्स प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ गया तो फिर नहीं होगी बात। फोर्स प्रोपोर्शनल x क्यूब होगा फिर नहीं होगी बात SHM की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमेशा फोर्स प्रोपोर्शनल टू x का पावर 1 होना चाहिए, पहली बात तो है। दूसरी बात, अब यहाँ पे ये मैथमेटिकल वाला जो फंक्शन है इसकी थोड़ी सी बोल बोल के तुम प्रैक्टिस कर जाओगे। अब एक और बात कि मीन पोजीशन क्या होता है। मीन पोजीशन को हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ पे नेट फोर्स हमारा 0 लग रहा है, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। अच्छा, और हमेशा जब हम उसको डिस्प्लेस करें और फोर्स लगे हमारा मीन पोजीशन के तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो हम आगे कर रहे हैं फोर्स मीन पोजीशन तरफ, साइन क्या आएगा? माइनस, ठीक है, इसलिए माइनस। और ये सब SHM से मिलती जुलती बातें हैं जिसको हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आज का टारगेट अलग है, आज का टारगेट है फेजर। तो हेडिंग दो फेजर। फेजर के बारे में बात करना चाहते हैं और यहाँ से चीज़ों की शुरुआत होती है। फेजर, फेजर क्या है समझिएगा। जैसे एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग होता है ना, इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, उसी तरीके से एक होता है फेजर। फेजर भी एक तरीके का मैथमेटिकल टूल है। जैसे हम जोड़ घटाव करते हैं वैसे फेजर करना पड़ता है। बोल रहा हूँ ऐसा, समझने में आसानी होगी। अब तुमको क्या करना है, फेजर एक तरीका है जिसके अकॉर्डिंग हम SHM वगैरह टाइप के मोशन को दिखाते हैं। जैसे कुल मिला के तुमको 3 चैप्टर में फेजर की ज़रूरत पड़ती है। एक तो पड़ेगी SHM में, दूसरी पड़ेगी वेव में, और तीसरी पड़ेगी AC में। AC 12th का टॉपिक है, उसमें आपको फेजर की ज़रूरत पड़ती है। तो फेजर से किसको फेजर से सॉल्व कर सकते हैं? जैसे मान लो इंटीग्रेशन करने के लिए कोई फंक्शन चाहिए, ठीक है। 2 + 5 का इंटीग्रेशन कोई मतलब नहीं है ना। 2 + 5 को जोड़ने के लिए बोले, तुम बोलोगे 2 और 5 7 होते हैं। किसी ने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं सोचा। लेकिन अगर यही फंक्शन इंटीग्रेशन को फिर बड़े होते तो क्या सिखाया जाता है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट को जोड़ो, वो भी एक तरह का इंटीग्रेशन है। फिर थोड़ा और समझते हैं तो कहा जाता है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व निकालो, वो भी तो एक तरह का इंटीग्रेशन है। एरिया अंडर कर्व का ग्राफिकल जो मतलब है वही इंटीग्रेशन का मतलब है, और स्लोप का जो मतलब है वही डिफरेंशिएशन का मतलब है। कुल मिला के है सारे तरीके ऐसे ही। डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या होता है, उसको टुकड़ों में सोचो, और स्लोप का मतलब ये होता है उस पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। तो कुल मिला के डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ये सारे जो मैथमेटिकल टूल्स है उसमें एक नया आता है फेजर। अब फेजर से किसको जोड़ सकते हैं, मतलब जोड़ने का मतलब फेजर से किसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो उसके लिए उसका साइनोसोडियल फंक्शन होना जरूरी है। मतलब उस फंक्शन के पास साइन या कॉस का होना जरूरी है, तभी वो क्वेश्चन फेजर से सॉल्व होगा, ठीक है। तो लिखो फेजर। फेजर के बारे में 2 बात लिख लो। फेजर इज द टेक्निक और टूल, फेजर इज द टेक्निक और टूल टू रिप्रेजेंट फेजर is the technique or tool to represent a function that varies sinusoidally. Phasor is the technique or tool to represent a function that varies sinusoidally. सिंपल भाषा में बोलो तो फेजर एक ऐसी टेक्निक है जिससे उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जो साइन या कॉस के फॉर्म में वेरी हो रहा हो। फेजर एक टेक्निक है, उससे उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जो साइन या कॉस के साथ वेरी हो रहा हो। सिंपल। साइनोसोइडली का मतलब सिर्फ साइन नहीं, साइन और कॉस दोनों होना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ सकता हूँ। कौन कौन से चैप्टर में यूज़ करोगे इसको, है ना, वहाँ पे आएगा। अब वेव AC सब में खूब आता है। जैसे तुम्हारे पास एक बार ऐसा आएगा, देखो x = a sin ω t वाला फंक्शन। अच्छा, कभी कभी आएगा y = a sin ω t - kx + 5। कितना मोटा आ गया। वेव में पढ़ेंगे इसको, वेव में पढ़ेंगे। फिर AC वाले में जरूरत आएगा I I0 sin ω t। ये SHM में इसको पढ़ोगे,
इसको पढ़ोगे वेव मोशन में, और इसको पढ़ोगे 12th का टॉपिक जो AC है उसमें पढ़ो। तो कुल मिला के बात यह है कि आप इस तरीके से इन 3 चैप्टर में आपको फेजर की ज़रूरत पड़ती है। तो तुम सोचो एक टेक्निक और 3 बार अगर यूज हो रहा है तो है बड़ा यूज़फुल। इसीलिए फेजर के हेल्प से आप सब चीज़ों को आराम से समझ सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो फेजर का यूज़ कहाँ कहाँ है, फटाफट लिखो, तो तेज लिखो, मेरे साथ साथ लिखो, अब बोलूँगा तब लिखते हो यार। पेन लगातार चलता रहना चाहिए। मैंने बार बार कहा है पेन नहीं चलेगा तो तुम सुस्ती में आ जाओगे। पेन लगातार चलाते रहो, पेन दिमाग साथ साथ चलता है, तो थोड़ी कि पेन चलेगा दिमाग नहीं चलेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक्स एक्सिस पे मोशन होता है, वाई में भी हो ही रहा होता है। ठीक है, अब समझो आगे की बात। अब एक सेंटेंस बोलता हूं जिसको मैं हो सकता है 500 बार बोलूंगा, क्योंकि 3 चैप्टर में है। एक चैप्टर में अगर मान लो 200 बार भी तुम बुलवा लिए तो 500 ज़्यादा 600 हो जाएगा। अब बोलना पड़ता है। लिखो फेजर, तो लिखो हिंदी में लिखेंगे सब लोग। हिंदी आती है तुमको? ए ब्रदर, हिंदी आती है लिखने? लिखो फेजर तो लिख लिया, सर्कुलर मोशन करता है। फेजर तो सर्कुलर मोशन करता है। अब इस पे थोड़ा रुकेंगे। सर्कुलर मोशन करता है तो ठीक है। अब मन में आता है डायरेक्शन क्या रखें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब किताब में, किसी किताब में वो क्लॉकवाइज रखते हैं, किसी किताब में एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं। हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे। हम रख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि साइन मानना है ना, तो हम एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे। तो ब्रैकेट में लिखो लेट एंटी क्लॉकवाइज, और ये हमारे लिए फिक्स है। और तुम भी इस बात को फिक्स कर लो कि जब भी फेजर बोलूँ एंटी क्लॉकवाइज। अब पूछने की आवश्यकता ही नहीं है कि फेजर कैसे चलेगा। तो फेजर तो सर्कुलर मोशन करता है, ब्रैकेट में लिख लिया लेट एंटी क्लॉकवाइज, फिक्स है ये पूरे के पूरे तीनों के तीनों चैप्टर में। तो बात ये हुई कि फेजर तो सर्कुलर मोशन करता है, लेकिन उसका प्रोजेक्शन, ब्रैकेट में लिखो उसकी परछाई। अब यहाँ फिर रुकना। अब किताब में डायमीटर को कोई भी ले सकते हैं। डायमीटर जैसे मान लो कि मैं अगर इस तरीके से सोचूं तो इसके डायमीटर की अगर बात करूं तो वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। अगर सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में तो कोई वर्टिकल सोचेगा, कोई हॉरिजॉन्टल सोचेगा। हम सोच रहे हैं वर्टिकल डायमीटर, तो हमारा फोकस वर्टिकल डायमीटर पे होता है। इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं कि फेजर तो सर्कुलर मोशन करता है। हमने कैसे कराना है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन उसकी परछाई, उसका प्रोजेक्शन वर्टिकल डायमीटर पर एसएचएम करेगा। वर्टिकल डायमीटर पर एसएचएम करेगा। फेजर तो सर्कुलर मोशन करता है, लेकिन उसका प्रोजेक्शन, उसकी परछाई वर्टिकल डायमीटर पर एसएचएम करेगा। ठीक है, अब इसको समझाता हूँ तुमको कैसे समझाता हूँ। देखो, कोई पार्टिकल है जो इस तरीके से है। उस पार्टिकल के लिए यहाँ पे तुमने रख दिया 0,0। अब उस पार्टिकल का मोशन अगर मेरे से कहना है तो पार्टिकल ने, मैंने सपोज करो कि यहाँ से शुरुआत करी, ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन होगा, और ये भी उसका एक्सट्रीम पोजीशन होगा। सोच के देखो, दोनों तरफ उसके एक्सट्रीम पोजीशन हो सकते हैं, प्लस की तरफ भी माइनस की तरफ भी। तो एक बार तो वो यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक जाएगा, और उसके बाद से वो यहाँ से वापस जाएगा, फिर वो यहाँ से जाएगा, और फिर वो यहाँ को आएगा। सोच के देखो, क्या इसके मोशन इस तरीके से हो रहे हैं? यहाँ से शुरू हुए थे पहले इधर, फिर पार्टिकल वहाँ पे पहुँचा, फिर वो लौटा इधर, फिर वो यहाँ से फिर चलना शुरू करता है, फिर वो चलना शुरू करता है यहाँ से इधर, फिर वो लौट के आता है यहाँ से इधर। कुल मिला के इसके अंदर इतने तरह के मोशन हो रहे हैं। ये तुमको समझ में आ रहा है क्या? ये आ रहा है क्या समझ? देखो, पार्टिकल यहाँ से वहाँ जाएगा, तभी तो हो गई बात पूरे के पूरे चक्कर की। मैं इसको फेजर पे दिखाना चाहता हूँ और यहीं से सवाल की शुरुआत करना चाहता हूँ। अगर एम्पलीट्यूड की बात करोगे तो 0 से एक्सट्रीम जाओगे तो क्या इसको तुम प्लस से बोलोगे? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से इधर जाओगे तो माइनस से बोलोगे। अब जरा सोच के देखो, फेजर करेगा सर्कुलर मोशन, तो और कैसे कराना है? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखना, हमेशा शुरुआत यहाँ से करना, ये हमेशा शुरुआत करना, ये भी फिक्स है। ऑब्जर्वर हमेशा अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा, मतलब हमेशा शुरुआत यहाँ से होगी, हमेशा स्टार्ट यहीं से लोगे। क्या स्टार्ट लोगे? कुछ टाइम के बाद तुमको एंगल मेजर करना होगा, तो एंगल मेजर भी वहीं से होगा, हमेशा एंगल मेजर यहाँ से होगा। अब मैं लिख देता हूँ भविष्य यहाँ से, यहाँ
थीटा भी यहीं से मेजर होगा, यहीं से मापो। अच्छा, इसका मतलब फेजर करेगा सर्कुलर मोशन, तो सबसे पहले यहाँ से जीरो से एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं। तो जरा सोच के देखो, ये रहेगा इसका जीरो, तो इसका ये वाला सेक्शन क्या दिखाओगे, प्लस है, और ये वाला दिखाओगे माइनस है। हम इधर भी दिखा सकते थे, लेकिन हम इस एक्सिस को नहीं ले रहे हैं, हमने तो वर्टिकल डायमीटर लेना है। अब ध्यान से समझते हैं। पहली बात में पार्टिकल जीरो से एक्सट्रीम पे गया है, तो फेजर कैसे चला होगा, फेजर चला होगा ऐसे 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 और ऐसे, बाद में ऐसे। और इसकी परछाई, तो यहाँ जब रहे होगे तो इसकी परछाई यहाँ आई होगी, यहाँ जब रहे होगे तो इसकी परछाई यहाँ आई होगी, यहाँ पे परछाई यहाँ, यहाँ पे यहाँ, और सिमिलरली यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ। समझ रहे हो क्या? तो जब यहीं पे हैं तो यहीं पे फेजर है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो सबसे पहले फेजर नीचे से ऊपर की तरफ गया है। तो ये तुमने पार्टिकल को नीचे से ऊपर तो भेज दिया, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ये समझ पा रहे हो क्या? अब फेजर नीचे उतरेगा। ये तुमने क्या दिखा दिया, ये तुमने दिखा दिया जीरो से लेके ए तक में। डायग्राम इसमें मत छापो, तुम बस इसमें देखो। डायग्राम इससे मत छापो, डायग्राम से तुम कुछ नहीं समझोगे, तुमको देखना पड़ेगा आँख खोल के। अब फेजर की शुरुआत मतलब जीरो से, तो सबसे पहले में मैंने पहला तो ये मैंने सोचा और इसको लिख देता हूँ पहला। उसके बाद से दूसरा मैं इधर सोच रहा हूँ। अब फेजर मेरा नीचे उतरेगा, तो फेजर मेरा नीचे उतरेगा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अब नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। जब ये नीचे आ रहा था तो परछाई यहाँ, जब ये लौटा तो परछाई यहाँ, फिर नीचे, फिर परछाई इसकी इस पे, क्योंकि हमको तो प्रोजेक्शन वर्टिकल डायमीटर पर देखना है। तो ज़रा सोच के देखो, अब मेरा फेजर, अब जो पार्टिकल है वो पार्टिकल नीचे उतर रहा है, पार्टिकल नीचे उतर रहा है, क्योंकि पार्टिकल की पोजीशन को हमने ऐसे दिखाया है। तो एक्सट्रीम से नीचे आ रहा है मीन तक, ये 2 नंबर प्रेजेंटेशन है जो हमने यहाँ पे दिखाया। अब शायद तुमको अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर वो अगले केस की बात करेगा, अगले केस में वो माइनस की तरफ जा रहा है। तो मान लो फेजर हमारा सर्कुलर मोशन करता हुआ यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, और इसकी परछाई नीचे उतर रही है। और परछाई मतलब पार्टिकल है, तो पार्टिकल एक्चुअली में ये है, गोला पार्टिकल नहीं है, गोला तो हमने फेजर दिखाया है। तो अब क्या होगा अगले केस में, ये फेजर यहाँ से अब नीचे उतर रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, जीरो से -a की तरफ। अब ये जीरो से -a की तरफ, तो ये मैंने 3 नंबर में इसको दिखा दिया। तो ये 3 नंबर में मैंने इसको दिखा दिया। अब चौथा लास्ट बचा है, तो फेजर मेरा अगर अब चलता हुआ, इसके ऊपर यहाँ, फिर मेरा यहाँ और यहाँ चला, तो इसकी परछाई कुछ इस तरीके से। अब देखो परछाई ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मतलब फेजर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, मतलब पार्टिकल ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। यानी कि ये जो होगा हमारा दिस वन विद 4, यानी कि ये वाला हमने 4 नंबर यहाँ पे दिखा दिया। कुल मिला के बात यह है कि फेजर कर रहा है सर्कुलर मोशन, लेकिन हमारा सारा फोकस उसकी परछाई पर है। उसकी परछाई वर्टिकल एक्सिस पे इसी स्टाइल में चलेगी क्या, इसी स्टाइल में चलेगी, और इसकी क्या अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब इसके डायग्राम से मुझे नहीं लगता कि तुम डायग्राम से कुछ बना के कुछ यहाँ तूफानी सीख पाओगे, लेकिन अगर तुमको लग रहा है कुछ काम का है तो बना लो। डायग्राम समझने के लिए है कि फेजर तो सर्कुलर मोशन करेगा, हम करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन उसकी परछाई वर्टिकल डायमीटर पे एसएचएम करती है। एसएचएम कौन करता है, फेजर नहीं, फेजर तो जोड़ घटाओ गुना भाग टाइप का है। एसएचएम कौन कर रहा, पार्टिकल। परछाई बोलो तो पार्टिकल है ना, ये इस पे पार्टिकल है। तुम बोलोगे आपने गोल गोल तो उसको दिखाया, अरे गोल गोल दिखाया तो मोशन कैसे दिखाऊं, इसलिए उसको गोल गोल दिखाया। पार्टिकल कहाँ है, वर्टिकल एक्सिस पे। ये बात बार बार लिखना है, लिख लो कॉपी में, भूल न जाना। पार्टिकल वर्टिकल एक्सिस पे है, पार्टिकल तो वर्टिकल एक्सिस पे है, ये गोला गोला पार्टिकल नहीं है भाई। वो तो फेजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तुमको समझाने के लिए। बार बार इसको समझना। तुमको बताऊं, लोगों को फेजर तूफान जैसा लगता है, ऐसा तूफान लगता है जो उनको कभी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कभी ठीक से नहीं सुनते, सिर्फ और सिर्फ छाप के आते हैं, जैसे तुम अभी छाप रहे हो, समझ रहे हो, समझ भी रहे हैं, ये अच्छा बोला, समझ भी रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। थोड़ा बहुत समझ में आया, 2-5%। बताओ फेजर के बारे में, बताओ, तू बता भाई फेजर के बारे में। सर एक मैथमेटिकल टूल है सर, जब साइन और कॉस आए तो उसमें आता है, यूज़ में आता है, ठीक। और मतलब सर्कुलर मोशन से रिप्रेजेंट करते हैं फेजर
मतलब उसकी प्रोजेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फिक्स होता है, हम करा रहे हैं, हम करा रहे हैं। और हमको इससे फायदा क्या है? उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो पार्टिकल के सिस्टम को दिखा देगा, ये हमको फायदा है। और देखो कितना फायदा के लिए न्यूमेरिकल जब तुमको दूंगा तो बेहतर बात समझ में आएगी। तो 2-3 क्वेश्चन अगर मैं निकाल लूँ, जैसे सपोज करो एक सिचुएशन निकालते हैं धीरे धीरे करके, मिटाओगे इसको? अब आराम से एक एक करके प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर। एसएचएम और वेव, अगर एसएचएम और वेव बढ़िया से समझ में आ गया तो तुमको कई चैप्टर में फ़ायदा हो गया। किस चैप्टर में फ़ायदा हो गया? एसी तुमको बढ़िया समझ में आएगा, फिर एसी बढ़िया समझ में आएगा। तो जो हाल यहाँ पे फेजर का है वो 3 जगह है, तो 3 चैप्टर संभाल लेता है ये, इसलिए इसको बहुत श्री लगा के सम्मानीय तरीके से इसको देखना चाहिए। मेरे पास एक सिचुएशन है, जरा आप इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है, देखो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं इसको। देखो पहला सवाल देखिए, एक सिचुएशन देता हूँ आपको और इस तरीके से क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले t=0 पर पार्टिकल था, t=0 पे पार्टिकल था। समझिए, सबसे पहले ये सिचुएशन हम दिखा रहे हैं t=0 पे। अच्छा, जब t=0 पे बात करोगे तो हो सकता है फेजर यहाँ रहा हो और पार्टिकल मान लो यहाँ था किसी t टाइम के बाद, मतलब एट टाइम t अगर मान लो फेजर यहाँ पहुँच गया, एट टाइम t अगर फेजर यहाँ पहुँच गया तो पार्टिकल कहाँ होगा? इसका प्रोजेक्शन मान लो इसका नाम हमने x दे दिया, और इसी के ऊपर अगर हम बात करना चाहते हैं तो क्या फ़ायदा है? इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ नीचे इस डायग्राम में, तो क्या होगा? ये मेरा 0,0 लिख देता हूँ, ये मेरा +a है, ये मेरा -a है। अब ये कहानी t=0 की थी, है ना? t टाइम के बाद मेरा पार्टिकल यहाँ रहा होगा और वो यहाँ से कितनी दूर रहा होगा? x दूर रहा होगा, मतलब मेरा पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया होगा। कितने? t टाइम पर, t टाइम पे मेरा पार्टिकल यहाँ पहुँचा। तो इससे तुम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये क्वेश्चन समझो, थ्योरी समझो, एक ही बात है। अब जरा सोच के देखो फेजर को। अच्छा, इसका मतलब फेजर से क्या फ़ायदा मिला? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे करके जोड़ेंगे एक वेक्टर से, और ये जो साइज है ना इसकी पूरी, ये एम्पलीट्यूड दिखाता है भाई, ये दिखाता है एम्पलीट्यूड, ये दिखाया एम्पलीट्यूड, सही है। अच्छा, अब इसका कुछ ना कुछ यहाँ से एंगल बना होगा। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, और हमेशा मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, इसका ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। तो ये एंगल होगा थीटा। अच्छा, अब तुम जरा सोच के बताओ, क्या तुम थीटा को ω t बोल सकते हो? बोल सकते हैं? थीटा बराबर, क्योंकि ओमेगा हमारे पास गिवन होगा, तो थीटा बराबर मैं ω t बोल सकता हूँ। अब मेरे से क्या पूछा जा सकता है? मेरे से पूछा जा सकता है कि इस सिचुएशन के लिए आप इक्वेशन लिखो। जैसे x की वैल्यू तुम यहाँ क्या लिख सकते हो, ये तुमसे पूछा जाता है। लिखो तो, क्वेश्चन लिख लो एक, राइट द वैल्यू ऑफ x अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। दिए गए सिचुएशन की हेल्प से आप x की वैल्यू लिखो। व्हेन एट t=0 पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। जब t=0 पर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, ऑफ कोर्स है, ये t=0 है और पार्टिकल इस समय अपने मीन पोजीशन पे है। तो तुमको इक्वेशन लिखना है x के लिए, कि x के लिए तुम इक्वेशन क्या लिख सकते हो। आराम से सोचो। x sin कैसे? ये तो उसमें आया ए हाँ, ठीक है।
देखो क्या कर सकते हैं, सोचो। मेरे पास हम आराम से यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो तुमने ड्रॉ करा है इसकी ये भी तो x होगा, देखो ये x तो ये भी x। अब मैं इस ट्रायंगल को बाहर कर रहा हूँ, अब मैं इस ट्रायंगल को बाहर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आपने इस ट्रायंगल को बाहर कर लिया, ये आपका x है, क्या ये तुम्हारा a है क्या? और ये जो होगा तुम्हारे पास नीचे, ये कुछ न कुछ बेस होगा, क्योंकि ये आपने कहा है थीटा, तो थीटा के ठीक सामने हमारा कौन होता है? परपेंडिकुलर। तो यानी कि ये जो a है ये तुम्हारा हाइपो है। अच्छा, तो जब मैं इतना सोच रहा हूँ तो बताओ मुझे अगर रिलेशन निकालना हो तो मुझे क्या चाहिए? x जो कि परपेंडिकुलर है, और पता क्या है मुझे? हाइपो, मतलब मुझे सोचना चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा। अब मेरी बात सुनो, क्यों हमने ऐसा सोचा? परपेंडिकुलर मुझे चाहिए, परपेंडिकुलर मुझे चाहिए, और मज़े की बात यह है कि हाइपो पता है। x अपने को चाहिए था ना कि x कितना, पता नहीं है ना x कितना है, तो परपेंडिकुलर मुझे चाहिए और हाइपो मुझे पता है, तो इसके लिए मुझे साइन थीटा ही सोचना पड़ेगा। तो साइन थीटा में जैसे ही मैं p/h लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर काम मेरा कौन करेगा? x, और h का काम कौन करेगा? मेरा a। तो x इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? a साइन थीटा। तो जैसे ही मैं यहाँ से लिखूंगा x इक्वल्स टू यहाँ लिखूंगा a साइन थीटा, तो थीटा तुरंत मुझे याद आएगा कि मैंने तो ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा ओमेगा टी। तो ये फटाक से मेरा आंसर आ गया, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। तुम ऐसे में कभी देखते होगे कि साइन लिखा हुआ है, कभी देखते होगे कॉस लिखा हुआ है, तो आदमी कंफ्यूज कि मैं साइन सोचूं या कॉस, तो इस तरीके से समझ में आता है। चूंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन किसका था? परपेंडिकुलर और हाइपो का, इसलिए हमने यहाँ पे साइन थीटा सोचा। तो इक्वेशन लिखने के लिए समझ में आया। तो क्वेश्चन क्या रहा होगा? तुमको सिचुएशन देंगे, इक्वेशन पूछेंगे, तो यू कैन राइट इक्वेशन लाइक दिस। धीरे 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 बिल्डअप होगा ये, आराम से पेशेंसली तुमको उस चीज़ों को सुनना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया? डायग्राम बना लो, फटाफट बना लिया। डायग्राम बनाना है, चीज़ें नोट करनी है। बना लिया। अब एक और चीज़ इसमें सोच सकते हैं, जब t बराबर 0 था तो मेरा x कितना था? 0। जब t बराबर 0 था तो x मेरा यहाँ पे 0 था, मतलब इनिशियली शुरुआत सबको 0 से हुई है, तो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि इनिशियल फेज मेरा 0 है। तो x इक्वल्स टू यहाँ से लिखा जाएगा a साइन ओमेगा t प्लस का 0। साइन के बाद जो भी टर्म लिखा जाता है ना उसको फेज कहा जाता है। साइन के बाद जो भी लिखा जाएगा उधर उसको फेज कहेंगे। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, t तुम्हारे पास टाइम है, और यहाँ पे एक्चुअल फंक्शन जो होगा कभी भविष्य में भी देखना, a साइन ओमेगा t प्लस का फाई लिखा जाएगा। फाई को बोला जाता है इनिशियल फेज। अभी इस कंडीशन में इनिशियल फेज हमारा 0 है, धीरे धीरे बिल्डअप होगा, ये टेंशन वाली बात नहीं। लिखने का तरीका है, अगर तुम समझे तो इसको मिटाऊं फिर दूसरे सवाल पे आऊँ तो समझ में आएगा। एक सिचुएशन खत्म, अब दूसरे सिचुएशन में आओ, दूसरे सिचुएशन में आओ। इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने देखा कि वो क्या पोजीशन पूछ रहे थे, उसके बाद से हमने देखा कि उसको साइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या कॉस से, और जैसे ही देखा साइन से फिर इक्वेशन बना लिया। मतलब तुम देखो हमारा टारगेट कुल मिला के x की वैल्यू फाइंड करना था, मतलब हमारा टारगेट कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट को समझना था कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ। अब आओ आगे, अगले स्टाइल में चलते हैं। एक सिचुएशन और देता हूँ। मान लो मेरे से कहा गया, डिस्कशन कर रहे हैं पार्ट 2 में, क्वेश्चन छोड़ दो, तुम बात समझो, क्वेश्चन तो मैं ही करूँगा, तुम बस देखते रहो। एक सिचुएशन है मेरे पास जिसमें पहले तो ये बात इसने कही है कि भाई ये मेरा x इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे मैं जाऊँगा तो x बराबर में यहाँ पे क्या लिखूँगा? प्लस है, और इधर पहुँचूँगा तो x बराबर लिखूँगा माइनस है, माइनस a। अच्छा ठीक है, तो इसको बोलूँगा निगेटिव एक्सट्रीम, इसको बोलूँगा पॉजिटिव एक्सट्रीम। इसमें मुझे अभी तक तो कोई समस्या नहीं है। पार्टिकल यहाँ पे होता तो उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता, इसके आगे हो नहीं सकता था, लेकिन पार्टिकल कहीं बीच में है। मेरे पास एक सवाल है, उसमें कहा कि पार्टिकल तुम्हारा यहाँ पे है और x इक्वल्स टू a/2 पे है। पार्टिकल के बारे में हमसे कहा गया कि पार्टिकल x इक्वल्स टू a/2 पर है और इसके लिए फेजर बनाओ। मान लो ऐसा कहा गया, बनाना नहीं सुनना है। मेरे से ऐसा कहा गया कि पार्टिकल x इक्वल्स टू a/2 पर है और इसके लिए फेजर बनाओ, ये मेरे से कहा गया। तो मैं तुरंत से अगर मान लो टूट पड़ा, ऐसे पेन उठाया
बड़ा सा सर्कुलर मोशन बनाया, बड़ा सा सर्कुलर मोशन थोड़ा टेढ़ा सा हो गया, तो इसको थोड़ा सा हटाइए। अब जब मैं यहाँ पे इसका सर्कुलर मोशन बनाने के लिए गया इस तरीके से, और इसको जब मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करने गया, ये मेरे पास क्या था 0, a/2 यहाँ पे होगा क्या? अब ये चूंकि a/2 की बात करा है तो a/2 तो यहाँ पे होगा, तो चलो x = a/2 यहाँ पे होगा। इस a/2 में एक दिक्कत है, इस a/2 की परछाई अगर ये परछाई है तो ये इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है। सोच के देखो, तो अगर x = a/2 पर है तो हमारा हो सकता है कि इसके सामने अगर फेजर सोचूं तो एक तो मुझे यहाँ मिल सकता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये फेजर ऊपर जा रहा है, और एक मुझे इसके सामने यहाँ मिल सकता है, मेरा फेजर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो एक इसके सामने हो सकता है जो कहाँ आएगा, नीचे। तो एक तो फेजर हम ऊपर जाता हुआ दिखा सकते हैं, एक फेजर हम दिखा सकते हैं ऊपर जाता हुआ, और एक फेजर हम दिखा सकते हैं यहाँ से नीचे जाता हुआ। अब समस्या है कि सिर्फ x = a/2 से बोलने से हम आंसर नहीं दे सकते। क्वेश्चन को पूरा करने के लिए उसको बोलना पड़ेगा कि x = a/2 पे तो है, लेकिन जा किधर रहा है वो बताना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो मान लो क्वेश्चन ने कहा कि x = a/2 पर है, लेकिन हम इधर जा रहे हैं। जैसे ही उसने कहा कि हम इधर जा रहे हैं, हमारा काम आसान हो गया कि ओ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये होगा, ये पॉसिबिलिटी गलत है। तो पूरी बात उसको बतानी पड़ेगी क्वेश्चन को कि तुम कैसे जा रहे हो। तो अब इतना तो श्योर है कि हमारा फेजर कहीं वहाँ पे है, तो चलो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम ऐसा पकड़ते हैं फेजर को, और मेरे पास तो डाटा फिक्स है कि मैं तो यहाँ पे पहुँचा था जो x = 0 पे था, और मैं यहाँ पे जब हूँ जो कि x = a/2 पर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरा फेजर तो यहाँ वाला ही होगा। जैसे ही फेजर पता लग जाए तुरंत से एक वेक्टर ड्रॉ करो, ध्यान से देखते रहो। जैसे ही फेजर पता चल जाए तुरंत से एक वेक्टर ड्रॉ करो, फटाफट वेक्टर दिखा दो। अब वेक्टर दिखा दो और मज़े से समझ लो ये दूरी कितनी है, a/2, तो फटाक से ऐसे लेके जाओ, आराम से इसको ड्रॉ करो, तो ये दूरी भी तुम्हारे लिए a/2 होगी। अच्छा, ये दूरी भी a/2 होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब देखो क्या कर सकते हो तुम। अब इसमें से इस ट्रायंगल को बाहर निकालोगे और x के लिए क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको। तो पहले तो फेजर तुम समझ गए शायद, एंगल भी हम निकालेंगे अभी। फटाफट पहले इतना ड्रॉ कर दिए, फिर आपको एंगल निकालना सिखाता हूँ। एंगल निकालेंगे ना। अब क्या है हमारे पास, फेज पूछा जाएगा, इसके ऊपर सवाल है खूब सारा। बना लिया क्या तुम लोगों ने? ठीक है, अब आओ एंगल निकालना सीखते हैं। अभी ये कहानी इसकी a/2 हो चुकी है। इस ट्रायंगल को अगर मैं बाहर निकालता हूँ थोड़ा तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से बाहर निकलेगा, जिसमें ये मुझे पता है पूरा का पूरा हमारा हाइपो है, जो कि हमारा a है, और इसके सामने ये मेरे पास a/2 है, और ये मेरे पास ये थीटा बोलो या फाई बोलो। अब ज़रा सोच के देखो, यहाँ से अगर मैं साइन फाई सोचूंगा या साइन थीटा सोचूंगा तो क्या बोलूँगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो यानी कि ये परपेंडिकुलर मेरे पास कितना हो गया, a/2, और हाइपो मेरे पास क्या है, a। तो बताइए फाई को कितना होना पड़ेगा, 30 डिग्री होना पड़ेगा कि नहीं? फाई हमारा 30 डिग्री होना पड़ेगा। जैसे ही फाई मेरा 30 डिग्री हो गया तो मेरा जो इक्वेशन बन के आता है x = a sin ωt, जो पहले +0 कर रहे थे, पहले +0 क्यों कर रहे थे? पार्टिकल देखो पहले वाला डायग्राम में 0 से शुरू हो रहा था, आज पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ था, तो इसको +φ यहाँ पे लिखेंगे और फाई को लिखेंगे 30 डिग्री। रेडियन में लिखा रह सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो पहले वाले सवाल में और अभी वाले सवाल में अंतर देखो। पहले वाले सवाल भी कुछ इस तरह का था, लेकिन हमने वहाँ पे यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से आगे या पीछे में उसके अकॉर्डिंग बात हो गई होगी। लेकिन अभी वाले सवाल में हमने जब यहाँ से शुरू किया, हो सकता है वही सिचुएशन रही होगी, लेकिन जब हमने देखा तो पार्टिकल यहाँ पे है, और हमने जब देखा तब हमसे उसने पूछ दिया कि बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो हमने इसका इक्वेशन ऐसे लिखा।
सही है बात, थोड़ा सा समझ में आया कि ऐसे इक्वेशन लिखा जाता है। तो क्या किया जाता है अल्टीमेटली, जब भी कोई पॉइंट देगा उस पॉइंट से दो पॉसिबिलिटी बनेगी, हमको उसमें से एक डिसाइड करना है कि कौन सा पॉसिबल है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, उसको हटाया और जैसी पॉसिबिलिटी फाइनल हो गई मीन पोजीशन से लेके वहां तक एक लाइन खींच दिया और उसके बाद एंगल मेजर करना यहाँ से शुरू किया। एंगल मेजर करने का नियम फिक्स है, हमेशा तुमको ऑब्जर्वर को यहीं पर खड़ा करके तब तुमको एंगल मेजर करना पड़ेगा। पहले से 10% अब बेहतर समझ में आया होगा, अगले सवाल से और क्लियरिटी बढ़ेगी। मिटाओ क्या इसको? आओ फिर से समझते हैं। एक मेरे पास सिचुएशन है, तीसरा जाएगा ना, ये तीसरी सिचुएशन। ऐसे पकड़िए, ये x बराबर 0, ये x इक्वल्स टू प्लस है, ये मेरे पास है x इक्वल्स टू माइनस है। ये पूरी कहानी है। और पार्टिकल को जब तुमने देखा यानी कि t इक्वल्स टू 0 पे जब तुमने देखा तो पार्टिकल यहाँ पे कहीं है और इस सिचुएशन को ये कह रहे हैं a/√2। और तुमसे कहा जाए इसका फेजर बनाओ, क्या तुम बना सकते हो? नहीं बना सकते सर, वो बताना पड़ेगा कहाँ जा रहे हैं। हाँ, अभी बताना पड़ेगा कहाँ जा रहे हैं। तो उधर चलो एक्सट्रीम ले गए थे, इस बार मीन लेके चलते हैं। तो a/2 पर ये है, ये अब हुआ है ये क्वेश्चन पूरा। अब तुम इसका इक्वेशन लिख दो। मैं सवाल अब तुमको बताता हूं, इक्वेशन लिखो फेजर के हेल्प से। अब क्वेश्चन समझ में आया कैसे क्वेश्चन बनेंगे? इसमें इक्वेशन लिखना होगा, सिचुएशन देंगे, यू हैव टू राइट इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फेजर के हेल्प से, डायरेक्ट नहीं। लिखो, लिख लिया? फेजर बना के लिखो, बना दिया? धीरे धीरे करिए, आराम से। फेजर की हेल्प से इक्वेशन लिखिए। अब बताओ तुम्हारा एंगल कितना आया? 45 आया और वो गलत आ गया। इसलिए क्या सीखने को मिलता है कि पॉपकॉर्न नहीं बनने का, उछलने का नहीं, पूरा का पूरा फेजर बनाने का। हाँ, तो एक चीज़ बताओ, हम मान लो कि हमको कोई चीज़ आती भी है लेकिन जल्दी करने के चक्कर में अगर गड़बड़ कर दें तो गड़बड़ बात है ना। तो आराम से, आंसर देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आंसर सही देना। 135 हो, वी हैव टू टेक टाइम। फेजर बनाओगे तब बात बनती। सब लोग अटेम्प्ट कर ले तो मैं करूं? देखिए, आइए समझते हैं इस बात को। पहली बात तो a/√2 एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैं इसको मान लूँगा कि यहाँ पे कहीं है। अब जब ये यहाँ पे कहीं है, इसकी दो पॉसिबिलिटी बनेगी, एक बनेगी इधर और दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी इधर बन रही है। यहाँ से फेजर मेरा इसको ऊपर लेके जाएगा और यहाँ का फेजर मेरा नीचे लेके जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फेजर हमारा एंटी क्लॉकवाइज पे सर्कुलर मोशन करता है। पहली बात तो ये a/√2 जा रहे हैं 0 की तरफ, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी सही, ये वाली पॉसिबिलिटी सही और ये हो गया गलत। पहली बात तो ये है कि जैसे ये पॉसिबिलिटी सही हो जाए, अब तुरंत कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस फेजर को ऐसे ज्वाइन कर देना है, ऐसे ज्वाइन करना है। ऐसे ज्वाइन करने के साथ ही पहले अब अगला काम ये क्या होगा, a और ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक तुम जानते हो, क्वेश्चन ने कहा हुआ है a/√2, तो ये वैल्यू ठीक इसे यहाँ पे डाल दो और इसको बोलो a/√2। इस ट्रायंगल को बाहर निकालना हो तो निकाल लो, छोटे बच्चे निकाल सकते हैं। ऐसे, ऐसे और ऐसे। मान लिया ये एंगल मेरा थीटा है, ये मेरा a है, ये मेरा a/√2 है। थीटा के ठीक सामने कौन होता है? परपेंडिकुलर। और ये मेरा कौन है? इसका हाइपो। अगेन आप देखिए, साइन थीटा सोचने में फ़ायदा है।
तो साइन थीटा बराबर मैं सोचूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर मेरा है a/√2, हाइपो मेरा a है, तो ये आ गया 1/√2, मतलब थीटा को ये कितना होना पड़ेगा 45 डिग्री, थीटा बराबर होना पड़ेगा 45 डिग्री। इसका मतलब ये है दोस्त कि मेरा जो ये थीटा है, ये वाला थीटा, ये है 45 डिग्री। एंगल लिखने का तरीका देखो, एंगल लिखने का तरीका देखो। मैंने कहा कि हमेशा मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा रहेगा, हमेशा मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा रहेगा। एंगल कैसे लिखेगा, मेरा वर्ड सुनना। यहाँ से शुरू करो, जहाँ फेजर दिखे वहाँ रुको। फिर से बोलता हूँ, यहाँ से शुरू करो, जहाँ फेजर दिखे वहाँ रुको। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज शुरू करो और जहाँ फेजर दिखे वहाँ रुको। हमेशा यहाँ से ही शुरू करना, एंटी क्लॉकवाइज। जहाँ फेजर दिख जाए, तुमने लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये बना रखा है, जहाँ फेजर दिखे वहाँ पे रुक जाओ। तो क्या हुआ, ये तो 90 है ही सही, इधर 45 हो गया, ये वाला 45 और ये 90। तो तुम्हारा जो फाई अब आ रहा है वो आएगा 90 + 45 135।